डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे जानते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें हमको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस कराएंगी। तो आज का फर्स्ट टॉपिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं बेटा। देखो जैसे कि आपके सामने स्लाइड पर दिखाई भी दे रहा होगा, जब हम बात करते हैं बेटा पॉलिनोमियल की, तो यहां पर अगर मैं बात करूं पॉली का मतलब, बेटा पॉली का मतलब ये लिखा हुआ है बेटा मैनी होता है। पॉली का मतलब क्या होता है बेटा, मैनी होता है। और यहीं पर बेटा अगर मैं नोमियल्स की बात करूं तो बेटा नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो इसका मतलब हमें साफ साफ शब्दों में ये नजर आ रहा है कि पॉलिनोमियल का मतलब है मैनी टर्म्स। जहां पर बहुत सारी टर्म्स इकट्ठे हो जाएंगी हम उसको एक नाम दे देंगे पॉलिनोमियल। लेकिन इसके पीछे हमें बहुत कुछ जानना है। सबसे पहले हमारे एक वर्ड आता है बेटा कांस्टेंट। अब जैसे ही कांस्टेंट वर्ड आया हमें इसके बारे में जानना है कि कांस्टेंट होता क्या है। बेटा कांस्टेंट देखो क्या होता है। मैंने कहा बेटा मैंने लिखा 5। जैसे ही मैंने लिखा 5 तो बेटा आपके जहन में एक नंबर आ जाता है कि 5 क्या है। 5 किलो आलू फिक्स्ड है बेटा। मैंने कहा 5 किलो चीनी फिक्स्ड है बेटा। मैंने कहा 5 किलो चावल लेके आने हैं तो बेटा फिक्स है। 5 किलो गेहूं तो बेटा फिक्स है। ये फिक्स है बेटा, फिक्स नंबर, ये चेंज नहीं होगा। मैंने बोल दिया 5 तो इसका मतलब 5 है बेटा। मैंने बोल दिया 3 इसका मतलब 3 है। मैंने बोल दिया बेटा 7 इसका मतलब 7 है बेटा। मैंने बोल दिया आपको 9 इसका मतलब 9 है। हाँ साथ साथ में मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ 1/2 बेटा, ये भी एक फिक्स्ड है। ठीक है ना। तो बेटा ये आपके पास कॉन्स्टेंट है जो नहीं बदलते हैं। ठीक है ना, वो आपके पास कॉन्स्टेंट कहलाते हैं। यहीं पर साथ ही साथ बेटा अगर मैं वेरिएबल की बात करूं, अब वेरिएबल क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो वेरिएबल है बेटा आपके पास, ठीक है ना, एक वर्ड होता है वेरी। वेरी से बना बेटा वेरिएबल, और वेरी का मतलब होता है बेटा चेंज। तो हमें यहां से थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है बेटा। ऐसे आपके पास दिखाई देंगे जिसमें चेंज हो रहा होगा, जैसे कि मैंने कहा एक्स। अब x कभी कभी इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है, x इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है, साथ ही साथ x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है ना बेटा, x को यहाँ फिक्स नहीं है। सिमिलरली हम बात करेंगे y की, सिमिलरली हम बात करेंगे z की, हम बात करें बेटा a की और बात करें b की और बात करें c की। बेटा ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, मतलब कि जो चेंज होंगे, ठीक है ना, जो वेरी करते हैं हम इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अब कमाल की बात क्या है, कमाल की बात यह है बेटा अगर कांस्टेंट को और वेरिएबल को, कांस्टेंट को और वेरिएबल को बेटा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और बेटा डिवाइड के साथ अगर मैं कंबाइन कर देता हूं, इनको बोलते हैं बेटा मैथमेटिकली ऑपरेशन। मैथमेटिकली ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इनको क्या बोलते हैं बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। सर हम समझे नहीं बेटा, मैं समझाता हूं। यहां पर ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, और बेटा ये वेरिएबल है। और ये कहता है कि अगर कांस्टेंट को वेरिएबल को बेटा मैं कंबाइंड कर देता हूं मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, तो बेटा आपके पास देखने को मिलेगा, मैं वहां से 5 उठा लेता हूं प्लस, और बेटा मैं यहां से x उठा लेता हूं, x। बेटा यहां से मैंने 3 उठाया और बेटा यहां से मैंने y उठाया माइनस के साथ। नेक्स्ट में बेटा मैंने यहां से 7 उठाया और यहां से बेटा मैंने आपके पास z उठाया, तो इक्वल्स टू 7z। और बेटा लास्ट में अगर मैं आप देखोगे मैंने यहां से 9 उठाया, और अगर मैं डिवाइड कर दूं से abc से, ठीक है ना। तो बेटा आप देखो जब हमने टर्म्स को और वेरिएबल्स को कंबाइंड किया विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो बेटा ये जो आपके सामने निकल के आए, ठीक है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बेटा हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनको बेटा हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनको हम बोलते हैं बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम इनको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इनको हम बोलते हैं। बेटा यहां हमने बात कर ली है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बना बेटा, ये बना है जब हम कांस्टेंट को और वेरिएबल को विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन कंबाइंड कर देते हैं, तो बेटा हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा अब पॉलिनोमियल, मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल में बेटा नोमियल का मतलब होता है टर्म। अब टर्म की कंडीशन क्या है, देखो अगर टर्म होगा, ठीक है ना, अगर टर्म होगी तो बेटा पॉलिनोमियल होगा, अगर टर्म नहीं होगी तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो बेटा टर्म क्या है, टर्म के बारे में जानते हैं। टर्म आपके पास क्या है बेटा, ये कहती है पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर, शुड बी होल नंबर। ये कहते हैं बेटा पावर ऑफ वेरिएबल आपके पास होल नंबर होना चाहिए, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो। दूसरे शब्दों में बेटा आप ये भी बोल सकते हो कि जो पावर है वो आपके पास नॉन नेगेटिव
होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बेटा टर्म होगी, अदरवाइज टर्म नहीं होगी। ठीक है ना। आओ जानते हैं कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज बेटा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, बेटा मैंने कहा आपके पास 7x²। ठीक है ना, मैंने आपके पास कहा 7x²। तो बेटा आप देखोगे इसमें वेरिएबल कौन है बेटा, x है। x की पावर कितनी है, 2 है, और 2 तो सर होल नंबर है। तो बेटा हम कहेंगे हाँ सर ये टर्म है, हम कहेंगे सर हाँ ये एक टर्म है। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं बेटा। साथ ही साथ अगर मैं आपको ऐसे बोल दूंगा बेटा 3/x², तो अब तक मैंने आपको नहीं सिखाया, अगर मैं आपसे पूछ लूं क्या बेटा एक टर्म है, तो बेटा आप अभी भी कहोगे हाँ सर ये टर्म है, क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है सर, 2 है, मतलब कि होल नंबर है। ठीक है ना। लेकिन नहीं बेटा, हम ऐसे नहीं इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, इसे प्रॉपर वे में लेके जाएंगे। 3x को बेटा ऊपर लेके जाएंगे, मतलब कि -2 -2 हो जाएगी। और बेटा आप देख रहे होंगे x की पावर -2 आ गई है, और बेटा -2 आपके पास होल नंबर नहीं होता, तो वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, तो बेटा ये आपके पास टर्म नहीं होगी। तो बेटा ये टर्म आपके पास नहीं है। ठीक है ना, ये आपके पास टर्म नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा आपके पास अगर ऐसे देखने को मिल जाए 7x और बेटा ये स्क्वायर रूट लगा देता हूं, क्या ये बेटा एक टर्म है? तो बेटा फिर से इसे सोल्व करेंगे। मैंने कहा 7 और x, बेटा स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो बेटा आप फिर से देखोगे वेरिएबल की पावर कितनी है, 1/2 है, और बेटा 1/2 होल नंबर नहीं है, तो बेटा हम फिर से कहेंगे कि ये आपके पास टर्म नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं आपके सामने ले रहा हूं, ठीक है ना, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा x+3 और बेटा x-2 और अपॉन x। अब आप कहोगे सर अब इसको कैसे पहचाने, सर ये एक टर्म है या नहीं? ठीक है ना, ये एक टर्म है, टर्म बनेगी या नहीं बनेगी, जो भी इसमें से एक आएगी, दो आएगी, तीन आएगी, वो टर्म्स होंगी या नहीं होंगी। तो बेटा थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले x की मल्टीप्लाई बेटा इसके साथ करेंगे, x² आ जाएगा। बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, -2x आ जाएगा। फिर बेटा 3 की x के साथ करेंगे, +3x आ जाएगा। और बेटा फिर 3 के इसके साथ करेंगे, -6 अपॉन में बेटा 2 भी। यहां से बेटा सोल्व करेंगे x² माइनस 2x और +3x, तो बेटा +x बचेगा और -6/2। इसके बाद बेटा अगर मैं थोड़ा सा और सोल्व करूंगा तो सॉरी अपॉन में बेटा x है, मैंने गलती से 2 लिख दिया, अपॉन में कितना है x, यहां भी बेटा अपॉन में कितना है x। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा और सोल्व करता हूं, x² अपॉन x और प्लस x अपॉन x और -6/x। ठीक है ना बेटा, एक x से x कैंसिल होगा तो आपके पास x बचने वाला है, यहां से x कैंसिल होगा 1 बचने वाला है, माइनस इस x को ऊपर भेज देंगे, 6 की पावर -1। तो बेटा आप देखोगे हमारे पास जो ओवरऑल सोल्व होके आया है वो आया x की पावर 1। हाँ अभी के लिए मैं आपको समझाता हूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो एक टर्म है, लेकिन अभी मैंने जो आपको समझाया बस वो अभी समझो। आप अगर इसको देख रहे होंगे बेटा x की पावर कितनी है, -1, और -1 बेटा होल नंबर में नहीं आता, तो मैं कहूंगा ये टर्म नहीं है। ठीक है ना, ये टर्म नहीं है। आओ टर्म्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, टर्म्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं बेटा, टर्म्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। और मैं कुछ भी एग्जांपल उठा लेता हूं, और जैसे कि इसको पहले में आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। इसके बाद बेटा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, और एग्जांपल आपके सामने लेके चलता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया x = 7। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या क्या एक टर्म है। अब आप कहोगे सर इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, आपने तो क्या वेरिएबल होना जरूरी है। मैं कहूंगा बेटा कोई बात नहीं, आप बताओ ये टर्म है आपके अकॉर्डिंग या नहीं है। आप कहोगे सर जैसा कि अब तक आपने पढ़ाया हमारे अकॉर्डिंग तो ये टर्म नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 × 1, तो बेटा 7 × 1 लिखूंगा तो मैं अभी भी कह सकता हूँ ये 7 ही है। तो थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं यहाँ से बेटा अगर मैं किसी नंबर की पावर 0 करता हूं तो बेटा इसका मतलब होता है 1। मैं 5 की पावर 0 करूंगा तो बेटा = 1। मैं अगर बेटा 2 की पावर 0 करूंगा तो भी इसका मतलब कितना होता है बेटा 1। और यहां पर अगर बेटा मैं x की पावर 0 करूंगा तो इसका मतलब भी कितना होता है 1। ठीक है ना, मेरा नाम बेटा अरुण है, अगर मैं अरुण की पावर भी 0 कर देता हूं तो भी कितना हो जाएगा 1। मतलब ऐसा कुछ समझ के चलता। चलो साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता देता हूं, इसमें बेटा थोड़ा सा अगर आप जानकारी लोगे तो अगर मैं 1 की पावर 0 करूंगा, सर आपने कहा किसी की पावर 0 तो 1, और बेटा अगर मैं 1 की पावर 1 करूंगा तो आप कहोगे सर अभी भी 1। ठीक है ना, 1 की पावर 0 = 1 और बेटा 1 की पावर 1 = 1।
तो आप देखोगे ये भी इक्वल्स टू 1 है, ये भी इक्वल्स टू 1, तो मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा तो मैं कह सकता हूं 1 की पावर 0 इक्वल हो जाएगा 1 की पावर 1 के। चलो जी, यहां से जानकारी हमें प्राप्त हुई। अब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर बेस सेम होता है बेटा पावर को कंपेयर कर देते हैं, तो हम कंपेयर करेंगे पावर्स को, जो 0 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये कभी बेटा पॉसिबल ही नहीं है, तो मैंने लिख दिया है नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, तो आप देखोगे बेटा ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, तो सर आप कैसे कह सकते हो बेटा, याद रखना इस चीज को, जब आ गया तो मैंने बता दिया है, ठीक है ना, ये आपके पास 1 के लिए वैलिड नहीं होता है, 1 से बड़े जो भी नंबर है उनके सबके लिए वैलिड है। अभी हमने ये सीखना था, अगर किसी की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, ये वैलिड नहीं होता, 1 से बड़े जो नंबर होते हैं उनके लिए वैलिड होता है। चलो जी, सर x की पावर 0 मतलब कि 1, हाँ सर किसी की पावर मतलब कि अगर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सर एक बात बताओ, अगर मैं इसको लिख सकता हूं 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 7, तो सर मैं इस 1 की जगह में क्या लिख सकता हूं, x की पावर 0, क्योंकि सर इसका मतलब तो 1 होता है। बिल्कुल सही बात है, हाँ सर लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं x की पावर 0। सर इसका मतलब क्या हुआ, सर इसका मतलब तो ये हुआ 7 इंटू और x की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, और सर ये तो 7 ही आ गया। चलो थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, सर इसको मैं लिख सकता हूं 7x की पावर 0, हाँ सर लिख सकते हैं। तो बेटा मैंने जैसे ही से सोल्व किया, आपके पास 7x की पावर 0, बेटा वेरिएबल की पावर कितने निकल के आई, 0 निकल के आई, ठीक है ना, वेरिएबल की पावर कितने निकल के आई, 0 निकल के आई, तो बेटा वेरिएबल की पावर तो 0 है, और 0 तो एक होल नंबर है, 0 तो एक बेटा होल नंबर, तो मैं कहूंगा ये टर्म थी, हाँ बेटा एक टर्म थी, और इस टर्म को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, इस टर्म को हम बोलते हैं बेटा कांस्टेंट टर्म। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। और साथ ही साथ ये भी याद रखना, कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री होती है, कांस्टेंट टर्म की बेटा जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 0। ऐसा नहीं है 7 के लिए बेटा, अगर यहाँ पर 3 की बात करोगे, अगर आप यहाँ 3 की बात करोगे बेटा, इसको भी मैं लिख सकता हूँ x की पावर इसके साथ 0, तो बेटा यहाँ पर ये भी एक टर्म है सर, और सर जिसकी डिग्री कितनी है सर, डिग्री कितनी है, 0। डिग्री कितनी है बेटा इसकी, 0 है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कांस्टेंट टर्म के बारे में समझ में आया होगा। ये जो हिडन था इसमें x की पावर 0 और वेरिएबल की पावर 0 होल नंबर, बेटा ये आपको समझ आया होगा कि हमने इसको कांस्टेंट टर्म कैसे बनाया, मतलब कि एक टर्म थी। अब यहीं पर मैं बात करने वाला हूं, और बात करने वाला हूं बेटा एक ऐसी टर्म की जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, सर वो क्या है, देखो बेटा वो क्या है। बेटा अगर मैं आपको सामने लिख दूं 0, ठीक है ना, अब मैं 0 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना, मैंने कहा 1 की मल्टीप्लाई करूं तो बेटा 0 ही आएगा, क्या कोई फर्क पड़ा, नो सर। क्या कोई फर्क पड़ा, नो सर। बेटा अगर मैं 0 के साथ x की पावर 0 की मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क पड़ेगा, नो सर, अभी भी 0 आएगा मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल सही बात। बेटा 0 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा x की पावर 1 की, तो सर मैं कहूंगा अभी भी 0 ही आएगा। सर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0 के साथ x की पावर 2 की, तो सर अभी भी 0 आएगा। और सर अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा x की पावर 3 की, तो सर अभी भी 0 आने वाला है, एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो बेटा, जब मैंने ये कंडीशन लिखी तो आप देखो यहां वेरिएबल की पावर कितनी थी, 0, तो मैं कह सकता हूं ये टर्म है, हिडन है, मैं कह सकता हूं ये टर्म है, हाँ बेटा आप कहोगे ये टर्म है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद बेटा अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, x की पावर कितनी है, 1 है, और 1 भी क्या है, एक होल नंबर है, 1 भी क्या है, एक होल नंबर है, और बेटा अगर होल नंबर तो मैं अभी भी कहूंगा ये सर एक टर्म है। सिमिलरली बेटा अगर मैं x की पावर 2 की बात करूं, ठीक है ना बेटा, ये भी होल नंबर है, तो मैं कहूंगा ये अभी भी सर टर्म। x की पावर 3 की बात करूं तो बेटा मैं अभी भी कहूंगा ये सर एक टर्म है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस ये है कांस्टेंट टर्म जो थी उसकी डिग्री बेटा 0 थी, लेकिन अगर मैं बात करूंगा इस टर्म की, जो उसको हम नाम देने वाले हैं जीरोथ टर्म, बेटा यहां अगर इसके कंपेयर करोगे तो इसकी डिग्री कितनी है, 0। इससे कंपेयर करोगे बेटा इसकी डिग्री कितनी है, 1। और बेटा अगर इससे कंपेयर करोगे इसकी डिग्री कितनी है बेटा, 2। इससे कंपेयर करोगे सर इसकी डिग्री कितनी है, 3, और ऐसे ही एंड सो ऑन आगे चलती जाएगी। तो बेटा यहां से कंक्लूजन निकलता है जो आपके पास जीरो टर्म होती है, चलो पहले लिख देता हूं बेटा, इस टर्म को क्या बोलते हैं, जीरोथ टर्म बोलते हैं। कौन सी टर्म बोलते हैं बेटा, जीरोथ टर्म बोलते हैं, ठीक है ना। और बेटा जीरोथ टर्म की डिग्री तो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, एंड सो ऑन, तो बेटा क्या होती है, नॉट डिफाइंड,
याद रखना है क्या होती है बेटा, नॉट डिफाइन। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात बहुत अच्छे से समझ आए होगी, ठीक है ना। अब टर्म्स की कंडीशन सर हम समझ गए कि टर्म्स क्या हो जाए सर, वेरिएबल की पावर शुड बी इन होल, या फिर नॉन नेगेटिव भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको टर्म समझ में आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। आओ आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा ये कहता है कि पोलिनोमियल को इसने क्या किया है, पोलिनोमियल को बेटा डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ कुछ टर्म्स के बारे में, सम टर्म्स रिलेटेड टू पोलिनोमियल, ठीक है ना। टर्म्स इन पोलिनोमियल, अब टर्म्स की बात करता है, ठीक है ना। अब कैसे टर्म्स की बात करेगा, देखो सबसे पहले बेटा मैं एग्जांपल ले लेता हूं या नंबर 1 पॉइंट ले लेता हूं। मैंने कहा बेटा मैंने एक टर्म लिखी 7x²। सबसे पहले तो ये जान लो क्या टर्म है, हाँ बिल्कुल ये एक टर्म है बेटा। x की पावर कितनी है, 2 है। x की पावर कितनी है, 2 है, होल नंबर है बेटा। ये केवल एक टर्म है, कितनी टर्म है बेटा, एक टर्म है। तो बेटा जिसमें एक टर्म होती है तो उसको बोलते हैं बेटा मोनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, मोनोमियल, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, मोनोमियल। चलो जी, सेकंड बेटा अगर मैं आपको कहूंगा 7x प्लस 3y, ठीक है ना, मैंने कहा 7x प्लस 3y, तो बेटा आप देखो यहां पर एक टर्म तो ये है, ठीक है ना, और बेटा एक टर्म आपके पास ये है। तो बेटा इसमें कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स है। जिसमें दो टर्म्स होते हैं बेटा उसको बोलते हैं बायोनोमियल, उसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे बायोनोमियल। चलो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं बेटा, जो टर्म होती है, ठीक है ना, और जो टर्म का हम सेपरेशन करते हैं, जो हम टर्म्स का सेपरेशन करते हैं बेटा, वो या तो प्लस साइन से करते हैं या फिर माइनस साइन से करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे होंगे एक टर्म इसमें ये थी और एक टर्म ये थी बेटा, बीच में प्लस आया था, इसलिए इसने सेपरेशन किया। तो एक टर्म और दो टर्म, हमने दो टर्म्स को क्या नाम दिया बेटा, बायोनोमियल नाम दिया। यहीं पर बेटा अगर मैं थर्ड कंडीशन बात करूं, मैंने कहा 3x² और प्लस 5x और प्लस 7। बेटा सबसे पहले तो देखो क्या टर्म है, हाँ सर टर्म है। वेरिएबल की पावर कितनी है, होल नंबर 2 है। सर y की पावर कितनी है, 1। सर कितना है, होल नंबर। सर अभी पढ़ा था सर x की पावर कितनी होती है, 0 या y की पावर 0। सर ये भी एक टर्म है। सर एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक कैसे पता चला सर, सेपरेशन किसने किया सर, प्लस के साइन है। तो सर इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं बेटा, 3 टर्म्स हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ट्राइनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल मतलब बेटा जिसमें एक टर्म हो, कितनी टर्म हो बेटा, एक टर्म हो। बायोनोमियल बेटा जिसमें 2 टर्म्स हो, जिसमें कितनी टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो। ट्राइनोमियल्स बेटा कितना, 3 टर्म्स हो, ठीक है ना। और बेटा अगर 4 आ जाएंगी या 4 से ज्यादा आ जाएंगी फिर हम उसको नाम दे देते हैं पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो बेटा ये मैंने टर्म्स की, टर्म्स क्या है पोलिनोमियल में मैंने आपको सिखाया है कि एक है आपके पास तो हम उसको मोनोमियल बोलते हैं, 2 है तो बेटा उसको बायनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना, और 3 है तो बेटा उसको हम ट्राइनोमियल बोल देते हैं, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं आगे इस चैप्टर में क्या आने वाला है। चलो इसके बाद बोलता है बेटा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, सबसे पहले तो मैं डिग्री सिखा देता हूं आपको कि किसी पोलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। चलो जी डिग्री फाइंड करना सीखते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, मैंने आपको कहा 7x²। सर यहां वेरिएबल की पावर कितनी है, 2। बेटा इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। ध्यान समझते रहना भाई। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, मैंने कहा 7x² और प्लस 3y। चलो अभी रुक जाओ, 3y नहीं ले लेते, ठीक है ना, अभी हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं। 7x² और बेटा मैंने साथ में लिखा हुआ है 7x² और मैंने साथ में लिखा हुआ है। तो बेटा अभी देखो यहाँ कोई प्लस का साइन नहीं हुआ, ये बेटा पूरी एक टर्म है, पूरी एक टर्म है। तो बेटा इसकी पावर कितनी है, 1। इसकी पावर कितनी है, 2। तो बेटा इन दोनों को प्लस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 3। तो बेटा इस टर्म की डिग्री कितनी होगी, 3। चलो जी बहुत अच्छी बात है, अगर आपको आ रहा है तो 5। बेटा ये आपके पास फिर से लिख देता हूँ x², अब की बार y² लिख लेता हूँ और बेटा z भी लिख लेता हूँ। अब बताते हैं इसकी डिग्री कितनी है। तो बेटा अभी भी एक टर्म है, कोई सेपरेशन वाला इसमें नहीं आया प्लस और नेगेटिव, ठीक है ना, अभी भी एक ही टर्म है। x की पावर कितनी है बेटा, 2। y की कितनी है, 2 और बेटा z की कितनी है, 1। तो बेटा प्लस करो, 2 + 2 4 + 1 5। तो बेटा अब डिग्री कितनी होगी, 5 होगी। चलो सर हम इसे समझ गए कि अभी अभी ऐसे भी आ जाता है तो डिग्री हम फाइंड कर सकते हैं। चलो इसके बाद देखो बेटा, अब ये कहता है आपके पास एक टर्म है 7x² और एक टर्म और है 3y और प्लस एक टर्म हमारे पास और है 6x और y और z, ठीक है ना। अब तक तो ये था कि हमारे पास सिंगल टर्म थी, हमने उसकी डिग्री बता दी थी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस पूरी पोलिनोमियल की टर्म बताओ भाई क्या होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है इस पूरी डिग्री की टर्म बताओ
ये क्या होगी। तो बेटा देखो इस पूरी डिग्री की टर्म कैसे बताते हैं। सबसे पहले इस टर्म की जो डिग्री है, इस टर्म की जो डिग्री है बेटा वो फाइंड कर लेते हैं। इस टर्म की जो डिग्री है आप देखोगे बेटा वो कितनी है, 2। तो बेटा x की पावर कितनी है, 2, तो डिग्री कितनी हो गई, 2। बेटा इस टर्म में देखोगे y की पावर कितनी है, 1, तो बेटा डिग्री कितनी हो गई, 1। इस टर्म में अगर आप देखोगे तो बेटा डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 1 और 1 कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। तो बेटा आप देखो ये पूरा पोलिनोमियल जो था इसमें 3 टर्म्स थी। कितनी टर्म्स थी बेटा, 3 टर्म्स थी, और तीनों की डिग्री मैंने अलग अलग आपको निकाल के दिखाई। इसकी आई बेटा 2, इसकी आई बेटा 1, इसकी आई कितनी, 3। तो बेटा आप देखोगे अगर आपको इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री बतानी हो, इस पूरे पोलिनोमियल की अगर आपको डिग्री बतानी हो, तो बेटा इस पूरी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इस टर्म डिग्री कितनी थी, 2, इस टर्म की डिग्री कितनी थी, 1, इस की टर्म की कितनी थी, 3। तो बेटा जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो इस पोलिनोमियल की डिग्री होती है, तो कितनी थी, 3। तो बेटा इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आया होगा। चलो जैसे मैं एक और लिख लेता हूं बेटा, मैंने कहा 8x² और प्लस 3z और प्लस के 9। मैंने कहा इस पोलिनोमियल की डिग्री बताओ। सर पता चल गया, सबसे पहले इस टर्म की कितनी डिग्री है, 3। सर इस टर्म की कितनी डिग्री है, सर 2। इस की कितनी है, 2। और सर इसकी कितनी है, सर अभी तो पढ़ा था, 0। तो बेटा आप देखो इसमें कौन से टर्म की हाईएस्ट डिग्री है, 3। तो बेटा इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है ना, इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब बेटा इस डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को हमने सीख लिया है कि सर हम डिग्री कैसे फाइंड करते हैं पोलिनोमियल की। ठीक है ना, हमने सीख लिया है हम डिग्री कैसे फाइंड करते हैं पोलिनोमियल की। अब डिग्री के बेसिस पर भी बेटा पोलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। देखो बेटा मैंने कहा आपके पास एक पोलिनोमियल गिवन है। ठीक है ना, मैंने कहा आपके पास एक पोलिनोमियल गिवन है 7x प्लस 3y और प्लस 7। बेटा इसकी डिग्री कितनी है, 1। इसकी भी डिग्री कितनी है, 1। इसकी डिग्री कितनी है, 0। तो बेटा हाईएस्ट डिग्री इस पोलिनोमियल की कितनी हुई, सर 1। ठीक है, तो बेटा जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर पोलिनोमियल। चलो जी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है बेटा, कोई भी ले लेते हैं। चलो 7x² प्लस 3xy और प्लस 9। बेटा इस टर्म की कितनी डिग्री है, 2। इस टर्म की डिग्री कितनी है, 1 और 1, इसमें भी 2 है, इसमें कितनी है, 0। तो बेटा हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। तो बेटा हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है बेटा उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है ना, क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब एक एग्जांपल वो लिख लेते हैं। 8x³ प्लस 3xyz। मैंने कहा बेटा आपके पास ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, आप देखो बेटा इस टर्म में डिग्री कितनी है, 3। इस टर्म की डिग्री कितनी है, 3। तो बेटा हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3। तो पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3। ऐसी पोलिनोमियल बेटा जिसकी डिग्री 3 हो उसको बोलते हैं बेटा हम क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल। इसके बाद बेटा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने कहा बेटा 7x² y² प्लस 3xy। चलो जी इसकी डिग्री बताते हैं बेटा कितनी है। इसकी डिग्री आप देखोगे, इसकी डिग्री 2 प्लस 2 कितनी है, 4। इसकी कितनी है, 2। हाईएस्ट कितनी है, 4। तो बेटा ओवरऑल डिग्री कितनी होगी, 4। तो बेटा जिसकी 4 डिग्री होती है उसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है भाई, तो मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पोलिनोमियल को कैसे डिफाइन किया है तो मैंने आपको वो भी समझा दिया। चलो जी अब हम पोलिनोमियल के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। ठीक है ना, हम पोलिनोमियल को बेटा बता सकते हैं, अगर टर्म है तो पोलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। चलो जी नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है, देखो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉली ऑन द पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड टर्म्स। बेटा मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है। ठीक है ना, अभी अभी मैंने जो लिखा था समझाया वही है, डिग्री और क्लासिफिकेशन टर्म्स का कैसे वर्गीकरण किया है। ठीक है ना, वो मैंने आपको समझा दिया है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको बेटा, मैंने एक पोलिनोमियल लिखा 7x और प्लस 7x प्लस 3x² और प्लस 7। ठीक है ना बेटा, आप देखो ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, तो मैंने कहा हाँ ये पोलिनोमियल है। ठीक है ना, ये क्या है बेटा, पोलिनोमियल है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये एक टर्म है, मल्टीप्लाई करा, ये एक मल्टीप्लाई करा और मल्टीप्लाई करा, इन सबको मैंने सम कर दिया, तो मैं कह सकता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है।
मैं कैसे, चलो आप देखो, छोड़ो सारी बातें, मैंने कहा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ऐसे समझो। मैंने क्योंकि ऐसे समझाया था, मल्टीप्लाइकेशन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, ये मल्टीप्लाई करी किसकी, कांस्टेंट की वेरिएबल, ये अलजेब्रिकेशन है और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो बेटा कुल मिला के ये एक पोलिनोमियल है। इसी पोलिनोमियल को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 3x² प्लस 7x और प्लस 7। इसी पोलिनोमियल को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 7 प्लस 7x और प्लस 3x²। और इसी पोलिनोमियल को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 7x प्लस 7 और प्लस 3x²। अब सपोज हमारे भारत में ऐसे पढ़ाया गया, ऐसे, ठीक है ना, अमेरिका में बेटा ऐसे पढ़ाया गया, किसी और देश में ऐसे पढ़ाया गया, किसी और देश में ऐसे पढ़ाया गया, तो भाई हम तो लड़ेंगे आपस में, भाई पोलिनोमियल हमारे अकॉर्डिंग तो ये सही है, ठीक है ना, वो कहेंगे हमारे अकॉर्डिंग ये सही है, वो कहेंगे हमने तो ऐसे पढ़ा है, वो कहेंगे। तो बेटा फिर बाद में इसको हम एक सही तरीके से लिखते हैं बेटा, जो वेरिएबल की पावर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो बेटा अब सबसे पहले वेरिएबल की पावर सबसे हाईएस्ट वाली लिखनी होती है, वो कितनी थी बेटा, हमने स्क्वायर में ली है, तो 3x², प्लस फिर डिक्रीजिंग में पावर एक कम करते हैं 1, तो बेटा 7x, और फिर एक पावर और कम करते हैं 7। तो बेटा इसको हमने ऐसे लिखा, अब हर जगह फिर ऐसे पढ़ाया जाने लगा, अब सब सेम पढ़ेंगे हम भी दूसरे देश के भी, ठीक है ना। तो बेटा पोलिनोमियल को लिखने का तरीका है कि जब हम उसे लिखते हैं डिक्रीजिंग वेरिएबल की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो बेटा एक पोलिनोमियल हुआ, ठीक है ना। अब हमने पोलिनोमियल के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर ली है, तो बेटा अब लास्ट में पोलिनोमियल के बारे में लिखा हुआ है और पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इज अ होल नंबर, और या फिर नॉन नेगेटिव। तो भैया जो हमने पढ़ा है वो इसने डेफिनेशन में बता दिया, ठीक है ना। आज की वीडियो में इतना ही, और कल मिलेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।